मम्मी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा मैं। अरे दिमाग में तेरे भूसा भर दिया है उस लड़के ने। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है और आएगी तो वही आएगी इस घर में। मैंने भी कह दिया है उस लड़की को मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। अरे पर क्या दिक्कत है, वो भी तो लड़की है, तुम मेरी शादी किसी लड़की से ही करवाओगी ना, एक बार उससे बात करके तो देखो। मुझे नहीं बात करनी, मैंने देखा है इस तरह की लड़कियों को। पहले तो लड़के पटाती है, फिर उनसे अपने खर्चे उठवाती है, फिर अपने पूरे परिवार का खर्च उनसे ही चलवाती है। मम्मी तुम कुछ भी बोले जा रही हो, इस तरह से कुछ भी नहीं होता जो तुम बोल रही हो। सोनल बहुत अच्छी है। ठीक है अच्छी होगी, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी सुंदर लड़की है बस, लेकिन मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगी क्योंकि वो अपने बिरादरी की नहीं है। कोई अपने बिरादरी की हो तो फिर मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। हमारे यहाँ तो बहू इतना दहेज लेकर आती है। जब मैं शादी होकर आई थी ना तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। मुझे भी दहेज चाहिए। अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से सेठ की तरह करूंगी मैं। ठीक है, तुम झूठे सपने सजाती रहो, मैं फिर कमारा ही रहूंगा। दिन बीतने लगते हैं। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं। इधर सोनल के माँ बाप उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। सोनल विशाल से कहती है, मैं क्या करूं, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं शादी के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे ये लोग। मम्मी शादी के लिए नहीं मान रही है, तुम शादी कर लो। सही बात है, कब तक तुम मेरे इंतजार में रहोगी, और मम्मी कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। सोनल रोते हुए फोन काट देती है। इधर सोनल की शादी तय हो जाती है। उधर रेणु विशाल के लिए लड़की देखने लगती है। ऐसी लड़की लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। विशाल समय के आगे घुटने टेक देता है। रेणु अंजलि को विशाल के लिए पसंद करती है। विशाल आप भूल जाओ उस बिना बिरादरी की लड़की को। यह देख अंजलि की तस्वीर, ये हमारे बिरादरी की लड़की है, सुंदर भी है और तिलक में पूरे 30 लाख मिल रहे हैं और पूरे घर का फर्नीचर। शादी ऐसी करो कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। ठीक है, जो करना है करो तुम। अरे एक बार लड़के से मिल ले बेटा। नहीं मिलना मुझे, करोगी तो तुम अपने मन का ही, तो फिर करो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। सोनल की शादी आनंद से हो जाती है। विशाल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो भी अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि शादी की पहली रात आते ही अपना रंग दिखाने लगती है। कैसा एसी रखा है, रूम जरा भी ठंडा नहीं करता। ये एसी है या बस ढांचा रखा है? ये एसी है, दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, अंधी हूं ना मैं, दिखता नहीं मुझे। आजकल स्प्लिट एसी चलता है, ये सब नहीं। जहां मेरे घर वालों ने इतना दहेज दिया है, एक एसी भी दे देते, बोलना चाहिए था तुम्हें। रात की नींद खराब कर दी, कहां कचड़े में आ गई हूं मैं। जरा धीरे बोलो, इतना जोर जोर से बोल रही हो, आवाज बाहर जा रही होगी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब इतनी फिक्र थी तो चुपचाप से एसी लगवा के रखना चाहिए था ना। अंजलि उसी वक्त कमरे से उठकर हॉल में आ जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। मम्मी जी मैं यहां नहीं सोने वाली हूं, एसी खराब है, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, सुबह से जगी हूं मैं। अरे नहीं नहीं बेटा शांत हो जा, मैं कल ही तेरे कमरे की एसी बदलवा दूंगी। हाँ, मेरे पापा एक एसी भी दे देते जहां इतना कुछ दिया है। मैं रात को कहां सोऊं, नींद आ रही है मुझे। बहू तू और विशाल मेरे कमरे में सो जा, मैं तेरे कमरे में सो जाती हूँ। आपको शर्म नहीं आती बेटी बहू के कमरे में सोते हुए? हमारे सुहाग रात की सेज सजी पड़ी है, कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। अच्छा बहू मैं हॉल में सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में चली जाओ। विशाल और अंजलि रेणु के कमरे में चले जाते हैं और रेणु को हॉल में सोना पड़ता है। अगले दिन रेणु सुबह पहले ही उठ जाती है और बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। देखते देखते सुबह के 10 बज जाते हैं पर अंजलि नहीं उठती। रेणु कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अरे बहू उठ जा बेटा, बहुत देर हो रही है। विशाल कमरे से उठकर बाहर आता है। ये है अपनी बिरादरी की लड़की, मेरी किस्मत तुमने फोड़ कर रख दी मम्मी। अरे वो बच्ची है बेटा, अभी अभी आई है ना इस घर में, तो उसे भी तो वक्त लगेगा। पैसे वाले घर की बेटी है, तेरी गर्लफ्रेंड की तरह भूखी नंगी नहीं है। तुम कभी नहीं समझोगी मम्मी, और जब तक समझोगी बहुत देरी हो चुकी होगी। अंजलि 11 बजे उठकर कमरे से बाहर आती है। लगता है बहुत थक गई थी बेटा। चलो कोई नहीं, कल से जल्दी उठ जाना है और अभी नाश्ता बना लो। नाश्ता? मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता,
मैं क्या बनाऊंगी, मुझे खुद को ही भूख लग रही है। करिए कुछ जल्दी से खाने का इंतजाम। फिर बाद में अंजलि मार्केट से खुद ऑर्डर कर लेती है। रेणु तो देखती रह जाती है। दोपहर के खाने के लिए रेणु को ही रसोई में जाना पड़ता है। बहू तू बना नहीं सकती वो ठीक है, कम से कम हल्दी नमक में हाथ तो लगा दे और देखती रहे मैं कैसे खाना बनाती हूँ। इससे ना तेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और तू खाना बनाना भी सीख जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए वो कर लेती हूँ मैं। अंजलि और रेणु रसोई में जाती हैं। विशाल खोया खोया सा रहता है। वो अपने घर के बाहर निकलकर खड़ा होकर सोनल को याद करने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि न्यूली मैरिड कपल सामने से आ रहा है और उसके बगल के घर में शिफ्ट हो रहा है। वो कपल कोई और नहीं, सोनल और उसका पति आनंद होते हैं। सोनल को देखकर विशाल एक लंबी सांस लेता है। सोनल और विशाल की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। विशाल घर के अंदर चला जाता है। उसे देखते ही अंजलि कहती है, विशाल, हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। कैसे नहीं जाओगे? हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और मुझ पर चिल्लाकर दोबारा बोलना भी मत। दहेज देकर तुम्हें खरीदा है मैंने, तुम्हें तो मेरे इशारों पर चलना होगा। ठीक है, तुम्हें जहां जाना है वहां का टिकट कटवा लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अंजलि गोवा का टिकट कटवा लेती है और दोनों गोवा घूमने चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि अपने स्वभाव से बाज नहीं आती और बात बात पर सबको ताने मारती रहती। 15 दिन बाद अंजलि गोवा से वापस आती है। एक रोज रेणु अंजलि से कहती है, बहू अपने कुल देवता के मंदिर तुम दोनों को एक बार जाना होगा। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन रेणु, विशाल और अंजलि सुबह पहले मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठा था। रेणु आगे की सीट पर बैठने जाती है कि अंजलि उसे रोक लेती है। हे मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, पीछे बैठिए, आगे मैं बैठूंगी। गाड़ी दी भी तो मेरे पापा ने है, भूल गई क्या? अरे हाँ, तू ही बैठ आगे बेटा। विशाल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खून के घूंट पीकर बैठा रहता है। मंदिर में जाकर रेणु से कहता है, अपनी बिरादरी की ऐसी बहू लाकर तुम बहुत खुश हो ना मम्मी? रोज तुम्हें ताने देती है, घर का एक काम तक नहीं करती। मुझे तो तुमने बंदर बना दिया है, जिसकी डोर अंजलि के हाथों में दे दी है। जैसे चाहे वो मुझे नचा सकती है। बहुत अच्छा किया मम्मी, जीते जी मुझे मौत दे दी। तू भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहू बहुत पैसे वाले घर से है बेटा। हाँ तो दहेज तुमने लिया है तो तुम उसके नखरे बर्दाश्त करो, पैसे तो हम छाती पर लेकर जाएंगे ना। विशाल वहां से चला जाता है। रेणु को अंजलि फिर भी अच्छी लगती है क्योंकि बस वो उसकी बिरादरी की है। मंदिर से घर लौटते वक्त विशाल देखता है कि सोनल के घर के बाहर से बहुत आवाजें आ रही थी। रेणु और अंजलि अपने घर में चली जाती है। वहीं विशाल सोनल के घर के बाहर उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि आनंद सोनल पर चिल्ला रहा है। ये क्या किया तुमने? कभी इतनी महंगी शर्ट देखी भी है क्या? चाय गिरा दी। अपने घर में कुछ देखा भी नहीं होगा तुमने। लाइए मैं साफ कर देती हूँ। अरे दूर रहो देहाती कहीं की, तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो ही नहीं सकती। बहन जी लगती हो बहन जी। उस सामने वाली को देखा है कभी? खुद को कितना मेंटेन रखती है, और एक तुम हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सोनल फूट फूट कर रोने लगती है। आनंद गेट को लात मारकर चला जाता है। उसी शाम अंजलि और विशाल एक तरफ अपनी छत पर वॉक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोनल और आनंद भी अपनी छत पर आते हैं। आनंद को देखकर अंजलि स्माइल करती है और उससे बातें करने लगती है। आज का मौसम बहुत सुहावना है ना? हाँ, सुहावना नहीं, इसे रोमांटिक कहते हैं। ऐसे मौसम में तो गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। बिल्कुल, तो आइए ना कभी हमारे यहाँ, मैं चाय और पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है, तो कल शाम को ही आता हूँ। आनंद और अंजलि हंस हंसकर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अंजलि थोड़ी देर बाद विशाल से कहती है, ऐसे होते हैं लड़के। क्या हैंडसम लग रहा है। कपड़े देखिए इसके, कितने अच्छे पहने हैं। तुम्हारी तरह नहीं, रोज एक ही कपड़ा पहनता है। किससे शादी कर ली मैंने। इतना कहकर अंजलि नीचे चली जाती है। विशाल मानो पत्थर बन जाता है। अब जैसे उसे किसी की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन शाम को अंजलि बहुत खुश होकर पकौड़े बनाने लगती है। अंजलि को रसोई में देखकर रेणु विशाल से कहती है, देख तो आज बहू रसोई में लगी है, अब तो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आपको बस किसी भी तरह ये साबित करना है ना कि आपकी पसंद अच्छी है। गोभी के पकौड़े बना लेना बहू, और प्याज के भी। हाँ हाँ, मैं सारी वैरायटी की बना रही हूँ।
रेणु का सीना चौड़ा हो जाता है। इतने में ही वो देखती है कि आनंद घर के अंदर आ रहा है। नमस्ते आंटी जी। आओ ना आनंद, बैठो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। अंजलि चाय और पकौड़े का नाश्ता लगाती है। आनंद खाकर तारीफ के पुल बांध देता है और कहता है, क्या बुरा है तुम्हारे हाथों में ना, जादू है जादू। वैसे तुम्हारी तरह ही है ये पकौड़े, बिल्कुल रंगीन। शुक्रिया आनंद जी। रेणु अपने कमरे में बैठकर पकौड़े खा रही थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद से। दिन बीतने लगते हैं। आनंद और अंजलि की दोस्ती गहरी होने लगती है। इधर विशाल का छोटा भाई अनुज पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आता है। मम्मी, मैं आ गया। कैसे हो तुम लोग सब? बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का। अरे अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो यहीं रहेगा। हाँ नहीं नहीं, मैं तो जॉब करने बाहर जाऊंगा भैया। लेकिन अभी भाभी के हाथ का खाना कहाँ खाया है अभी तक? क्यों भाभी, खाना खिला रही हो ना? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं, जो आता है वो खा लेना। तो क्या अभी तक इतने दिनों में खाना बनाना भी नहीं सीखी आप? मैं क्या यहाँ कुकिंग कोर्स करने आई थी? अनुज अंजलि की बातों को हंसकर टाल देता है और फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही वो अपना टॉवेल छत पर डालने जाता है तो देखता है कि अंजलि आनंद के साथ कहीं जा रही है बाइक पर बैठकर। अनुज तुरंत नीचे आकर विशाल से कहता है, भैया ये क्या है? भाभी किसी और के साथ कहाँ जा रही है? उन्हें कहीं जाना है तो घर में हम नहीं है क्या? पड़ोसी के साथ बाइक पर जाना मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं दिमाग ही नहीं लगाता ज्यादा। वो मेरी पत्नी नहीं है, बस मम्मी की बहू है। तुम लोग ना जब देखो बहू के पीछे पड़े रहते हो। अपनी बिरादरी की कोई मिल गई है तो इतनी बातें बना रहे हो, नहीं तो दिन में तारे नजर आ जाते। अनुज, वो आनंद है, अपने घर जैसा ही आता जाता रहता है घर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हारे भाई को ना कंवारा ही रहना चाहिए था। अनुज को तब भी कुछ ठीक नहीं लगता। वो अंजलि पर नजरें गड़ाए रखता है। भाभी घर पर तो सबसे उखड़ कर बातें करती है और आनंद से बहुत अच्छे से बात करती है, हंस हंस कर। कुछ तो चल रहा है दोनों में जो किसी को नजर नहीं आ रहा है। मैं पता करके रहूंगा कि क्या बात है। अनुज एक दिन अंजलि का फोन देख लेता है जिसमें आनंद के कुछ ऐसे मैसेज रहते हैं जिसको देखकर अनुज का पारा गर्म हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, भैया, मम्मी, क्या है ये सब? बुलाओ भाभी को। आनंद से इश्क लड़ाया जा रहा है। आप लोगों को लगता है कि ये सती सावित्री है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अरे मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दो मेरा फोन वापस और दोबारा कभी मत छूना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे फोन को हाथ लगाने का। शर्म नहीं आती? शादीशुदा होते हुए किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मना रही हो। अंजलि और अनुज की आवाज बाहर आने लगती है और आवाज सुनकर आनंद भी वहां आ जाता है। अंजलि से क्या कह रहे हो? मुझसे बात करो। औरत के ऊपर क्या चल रहे हो सब? तुम निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारा नक्शा यहीं बदल दूंगा। आनंद, चल निकल यहां से। मम्मी, दिख रहा है ना तुम्हारे बिरादरी की लड़की कैसी है? अरे क्या, चल निकल। हाँ अंजलि, चलो मेरे साथ। ये देहाती गरीब लोग तुम्हारे टाइप के है ही नहीं। देहाती किसको बोला? किसको क्या? तुम लोगों से कहा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं आनंद के साथ रहूंगी। कल तुम्हारे पास तलाक का नोटिस पहुंच जाएगा। चलो आनंद। अंजलि और आनंद वहां से चले जाते हैं। रेणु माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अनुज कहता है, क्या हुआ मम्मी, अब अपनी बिरादरी याद नहीं आ रही है क्या? सोनल को तुमने यही सब कहकर आने नहीं दिया, भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही है समाज में। चुप हो जाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। विशाल शांत बैठा रहता है। अगले दिन डाइवोर्स के पेपर विशाल के पास पहुंच जाते हैं और विशाल उस पर साइन भी कर देता है। सोनल आनंद से कहती है, इसे तुम किस हक से यहां लेकर आए हो? ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। तो तुम यहां से चली जाओ, तो मैं तलाक दे दूंगा। मैं, निकलो मेरे घर से। सोनल अपनी खिड़की पर खड़ी आंसू बहाती रहती है। विशाल उसे देखकर कहता है, मत रो सोनल, हमारे नसीब में यही लिखा है, तुम अपने मायके चली जाओ। तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह अंजलि के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। सोनल अपने मायके चली जाती है और आनंद उसे तलाक दे देता है। अंजलि आनंद से शादी करके विशाल के सामने वाले घर में ही रहने लगती है। ये देखकर मोहल्ले के लोग रेणु से कहते हैं, रेणु, तू तो बड़ी बुरी फंसी।
ऐसी लड़की को बहू बना लिया जो तेरे घर के सामने ही किसी और के साथ लग गई। मैंने सोचा था कि अपनी बिरादरी की लड़की है, अच्छी होगी। आजकल ना ये बिरादरी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। लड़की किसी भी बिरादरी की हो, घर निभा दे वही बहू होती है। तभी वहां एक औरत आकर कहती है, रेणु, मैंने सुना था विशाल किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो अपनी बिरादरी की नहीं थी। उसी से लड़की की शादी कर देती, कम से कम उसकी जिंदगी खराब तो नहीं होती। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विशाल ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन मैंने अपनी बिरादरी के चक्कर में अंजलि से उसकी शादी करवा दी। देख, अभी भी वक्त है, विशाल की दूसरी शादी करवा दे। अंजलि को भी तो पता चले कि उसने विशाल को छोड़कर गलती की है। रेणु विशाल से कहती है, विशाल, तू उसी लड़के से शादी कर ले जिससे तू प्यार करता था। माँ, सोनल ही वो लड़की है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उस वक्त तो मुझसे भूल हो गई थी। अब इसे वापस इस घर में मेरी बहू बना कर लिया बेटा। मम्मी, आज तुम्हारे एक बिरादरी के ड्रामे के कारण इतना कुछ हुआ। विशाल मंदिर में जाकर सोनल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। रेणु सोनल का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। मुझे माफ कर दे सोनल, बिरादरी के चक्कर में इतना बड़ा धोखा हुआ। अब मेरे बेटे की गृहस्थी को संभाल और मुझे जल्दी से दादी बनने का सुख दे। आप माफी मत मांगी मम्मी जी। भाभी, जल्दी से अपने हाथों के गोभी के पराठे खिला दो जो आपने मुझे पहली बार खिलाया था। सोनल आती ही घर के काम में लग जाती है। ये देखकर रेणु कहती है, अपनी बिरादरी से अच्छी तो बिना बिरादरी वाली बहू है। सच में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या है माँ, मैं क्या करूँ अगर मेहमान आ रहे हैं तो? मेहमानों का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? वैसे भी आए दिन हमारे घर पे धर्मशाला की तरह कोई ना कोई रुकने आ ही जाता है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुझे पता है बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर मेहमानों का आना होता है। हाँ ठीक है ना, तो आप अपनी किस्मत खोलिए। मुझे क्यों जबरदस्ती सुबह सुबह उठाकर काम पे लगा रखी हैं? कुछ तो शर्म करो, जवान हो चुकी हो, माँ बेचारी अकेली सुबह से रसोई पर लगती है। 4 लोगों का खाना बनाना है, जरा मदद करेगी तो क्या हो जाएगा। तभी वहाँ श्रेया की दादी आ जाती है। इसके बाप ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। बचपन से कहती थी इससे घर का काम करवाओ, लेकिन नहीं, मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी। अब भुगतो। सही कह रही हैं माँ जी आप। श्रेया को जब भी मैं बचपन से काम कराती तो ये बीच में आकर खड़े हो जाते थे। अब देखिए क्या हालात है इसके। क्या कर सकते हैं। ला, तो मुझे काम थमा, मैं कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप आराम करें, मैं कर लूंगी। वैसे भी मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, मैं कर लूंगी। श्रेया के मन में हमेशा ये ख्याल रखा था कि घर पे खाना बनाना उसका काम नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने, पैसे कमाने, पढ़ने और आराम करने के लिए बनी है। माँ, तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और मुझे भी इसी राह में धकेल रही हो। वैसे भी इस वीकेंड में घूमने जा रही हूँ। पैसे कमाओ और ऐश करो। आप भी पढ़ लिख ली होती तो पैसे कमाती और आजादी से अपनी जिंदगी जीती। हाँ हाँ, वो आजाद जिंदगी जीती ना तो आज तेरी आजादी खतरे में आ जाती। बचपन से तेरी माँ ने तुझे इतने अच्छे से पाला है। अगर वो खुद बाहर घूमती फिरती तो तुझे कौन देखता। लेकिन श्रेया को तो कोई बात समझ में नहीं आती है। वो तो आजकल के समय के मॉडर्न और खुले विचारों की लड़की है। अरे क्या हो गया, आज सुबह सुबह मेरी बेटी पे दोनों मिलकर चढ़े हो। तुम दोनों का तो एक ही राग है, किसी भी तरह श्रेया को घर की मुर्गी बना देना। हाँ, तो तूने तो बड़ा उसको घर के काम सिखाए हैं ना, जो हम मुझसे कोई काम ले ले। घर के काम तुम लोग सिखाओगी या मैं? मैंने तो उसे बाहर कैसे जीना है ये सिखा दिया। अब घर पे कैसे रहना है ये तो माँ ही सिखाती है। हाँ, मैं तो सिखा दूं, लेकिन तुम मुझे सिखाने दो तब ना। ओफो, आप मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हैं? माँ, जल्दी से मेरा लंच दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन बेटा, अभी भी तुम्हारे ऑफिस में वक्त है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो क्या करूँ पापा, आप लोगों की चिक चिक सुनो। वो पापा, आप सोच रही हूँ कि शॉपिंग करते हुए जाऊं। वैसे भी घर पे क्या करना है मुझे? क्यों, घर पे कुछ नहीं करना है? दिन में मेहमान आ रहे हैं। चल, रसोई का काम नहीं कर सकती तो साफ सफाई में माँ की मदद कर दे। श्रेया दादी की बात को अनसुना करके वहाँ से निकल जाती है। श्रेया की जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। बस सुबह उठो, खाओ पियो, ऑफिस जाओ और खूब आराम से जिंदगी जियो। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब उसकी शादी तय कर दी जाती है। माँ, तूने मेरी होने वाली सास से बोल दिया ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही कभी बनाऊंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। ये अच्छा लगता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रही हूँ
और उन लोगों को दो टुक बोल दूं कि भाई मेरी बेटी तो खाना नहीं बना सकती। अगर ऐसा बोल देती ना तो वो साफ साफ बोलते कि अपनी बेटी को रखे अपने घर। ऐसा कैसे बोल देते? हाँ, इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती। हाँ, इतना अच्छा लड़का हमें भी कहाँ मिल रहा है। दिखने में कितना सुंदर है रोहन, एकदम जैसे हीरो। पैसे वाले लोग, रहन सहन और शहर में सबसे बड़ी कोठी, और क्या चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो थोड़ी बहुत एडजस्ट करते ही हैं सब लोग। यहाँ तो मैं एडजस्ट कर तो रही हूँ, और देखो उनके घर जाकर ही पता चलेगा कि कितना एडजस्ट वहाँ करना पड़ेगा। वैसे भी एडजस्ट करने वाली नहीं हूँ मैं। बोल देना उन लोगों को। श्रेया रोहन की शादी हो जाती है। रोहन वो लड़का है जिसे बीवी बीवी की तरह चाहिए थी। शादी के बाद श्रेया, मुझसे बहुत सी लड़कियां शादी करना चाहती थी। कुछ एक को मैंने डेट भी किया, लेकिन मुझे उन लोगों में वो क्वालिटी नजर नहीं आई जो एक अरेंज मैरिज में होती है। अच्छा, मैं भी तो सुनो, क्या क्वालिटी की उम्मीद है आपको? अरेंज मैरिज की लड़कियां घरेलू होती हैं और लव मैरिज की लड़कियां बीवी नहीं बन सकती। बीवी मटेरियल तो सिर्फ अरेंज मैरिज में ही मिल सकता है। अरे, तो तुमने पढ़ी लिखी नौकरी पेशी लड़की से शादी क्यों करी? तो क्या किसी गवार देहाती से शादी कर लेता? अरे कल को मेरे बच्चे पैदा होंगे तो उनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। मैंने तो तुमसे इसलिए शादी की कि तुम पढ़ी लिखी हो, और नौकरी तो तुम्हारे ऊपर है। करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। वैसे तो मैं इतना भी नहीं कमाती हूँ जितना तुम कमाते हो, पर मैं नौकरी करती रहूंगी। जितना तुम कमाती हो उतना तो मैं एम्प्लॉयज को दे देता हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम आराम से घर पर रहो। श्रेया को पहली बार एहसास होता है कि लड़की कितनी भी अच्छी नौकरी कर भी ले तो उसकी कदर इतनी नहीं होती। माना मैं इतना नहीं कमाती हूँ, लेकिन इतना कम भी नहीं कमाती हूँ, और मुझे नौकरी छोड़ना पड़े। अगर मेरी तरक्की होगी तो मैं और कमाऊंगी। आगे तो हमारा भी बिजनेस और बढ़ जाएगा और हम और बढ़कर एक महंगे एम्प्लॉय रखेंगे। बाकी मर्जी तुम्हारी है, देख लो। और वैसे भी आज खाने में क्या है? पता नहीं, मैं रसोई में गई नहीं, मुझे नहीं पता। क्या बात कर रही हो? रसोई में नहीं गई? तुम्हें चिंता नहीं है कि घर के लोग आज क्या खाएंगे? हाँ, मैं वैसे दरअसल श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। कल तक तो माँ को ही चिंता रहती थी कि कौन खाएगा। माना शादी हो गई है तो क्या उसकी जिम्मेदारी है कि घर पर कौन क्या खाएगा इसका ध्यान रखे। श्रेया पति के जाने के बाद माँ को फोन लगाती है। माँ, मैं तो फंस गई। इन लोगों को तो बहुत ज्यादा की उम्मीद है मुझसे। रोहन बोल रहा था कि तुम घर के लोग क्या खाएंगे इसकी चिंता करो। हाँ, तो इसकी चिंता कौन करेगा? जब लोग सुबह से लेकर रात तक काम करके घर आएंगे तो उनके सामने टेबल में क्या खाना रखना है ये कौन देखेगा? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? अच्छा, मैं बिजी हूँ, तुम्हें तो पता है पापा के जाने का वक्त होता है ये, और दादी को भी दवाई देनी है। चलो बाद में बात करते हैं। करना क्या है? मेरी जिंदगी थी वैसी ही रहेगी। मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती। शादी की है, कोई जेल थोड़ी हुई है मुझे। बहू, अभी तक कमरे में बंद है। लोगों को नाश्ता पानी क्या करना है, कोई चिंता है? देख लो नाश्ते में क्या क्या बनाना है, कौन क्या खाएगा। आज बावर्ची नहीं आया है। लेकिन श्रेया तो जैसे सास की बात को सुनती ही नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ बहू, क्या हो गया? कुछ कहा है तुमसे? अभी मैं मोबाइल देख रही हूँ। मोबाइल देखकर फ्री होती हूँ तो फिर आती हूँ नीचे। मोबाइल बाद में देख लेना श्रेया, अभी सबके ऑफिस जाने का वक्त है। श्रेया को गुस्सा आ जाता है। जब मैं घर पर नहीं थी तो ये घर कैसे चलता था? सब कैसे नाश्ता और खाना खाते थे? मेरे आने पे क्यों सब बदल रहा है? मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, प्लीज मेरे ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना करें। सास हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। सास बेटे के पास जाती है। तुम्हारी बीवी तो कोई भी घर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रही है माँ वो? वैसे मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ अलग ख्याल की लड़की है। ये शादी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। मुझसे तो कह रही थी कि मैं जब नहीं थी तब खर्चा घर कैसे चलता था वैसे चलाइए। मैं कुछ नहीं देखूंगी। ऐसा सोचिए कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। मैं बात करता हूँ। रोहन कमरे में जाता है जहाँ श्रेया आराम कर रही होती है। क्या हो गया? रसोई में क्यों नहीं जा रही हो? नाश्ते का वक्त है। मैं रसोई में जाऊंगी तो ऑफिस कब जाऊंगी? और जो भी रसोई में है उसको बोलो मेरा भी लंच पैक कर दे। रसोई में कोई नहीं है। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, खाना तुम्हें ही बनाना है। श्रेया ये सुनकर जोर जोर से हंसते हुए मैं खाना बनाऊंगी? माफ करना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हाथ में चूड़ी पहनकर सारा दिन किचन में खन 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 करे। मेरा ऑफिस है
और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, तुम अपना देख लो। श्रेया तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। शाम को घर आती है तो घर पे कोई नहीं होता। श्रेया रोहन को फोन करती है और रोहन फोन नहीं उठाता है। घर पर अकेली श्रेया परेशान हो जाती है। किचन में जाती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। कैसे लोग हैं, पता है बहू ऑफिस से आ रही है लेकिन खाने में कुछ नहीं रखा, बेकार लोग। श्रेया बाहर से खाना मंगाकर खाती है और सो जाती है। देर रात रोहन घर आता है। तुम कहाँ गए थे? घर पर कोई नहीं था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कहाँ कौन जा रहा है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। वैसे तुमने ही तो कहा था कि हम इस घर में ये सोच कर रहे हैं कि तुम इस घर में हो ही नहीं। क्यों? वैसे मैं अकेला नहीं गया था, हमारा पूरा परिवार गया था। मेरी बुआ के बेटे की शादी थी। और मैं, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? वहाँ मुझे किसी ने नहीं पूछा। सभी पूछ रहे थे कि नई नई शादी हुई है तो बीवी कहाँ है। तो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? अभी तो बताया कि हम लोगों को तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मुझे लगा तुम बिजी हो सकती हो, तुम ऑफिस में। तो एक बार पूछ तो लेते हैं। मैं क्या पूछता, वैसे भी शादी तो हो गई, नहीं होती तो हम लोग अकेले ही जाते ना। तुम्हारे आने से कुछ नहीं बदला है तो तुम दिमाग में ही नहीं रही। तुमने तो कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, सो जाओ। रोहन ये बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन श्रेया को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इस परिवार का पार्ट है। घर वाले श्रेया के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो घर पर है ही नहीं, और वो भी ऐसे ही रहती है जैसे किसी पीजी में हो। कुछ समय बाद श्रेया माँ बनती है। पता नहीं बच्चा क्यों हमेशा रोता रहता है। सासू माँ से पूछती हूँ। श्रेया बच्चे को लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, पता नहीं क्यों ये रोता रहता है, जबकि मैं हमेशा उसको दूध पिलाती हूँ। सिर्फ दूध से कुछ नहीं होता है, दूध के अलावा भी बच्चे को पोषण की जरूरत होती है। तुम्हारे बच्चे को और भी प्रोटीन की जरूरत है। बच्चों को हर तरीके का खाना खिलाना जरूरी है। तुम्हें तो पता होगा ना कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप मुझे बता दीजिए कि इसका खाना कहाँ से खरीदना है, मैं मंगा लेती हूँ। हर चीज खरीदने से नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें माँ खुद बनाती है अपने बच्चों के लिए। तुम एक काम करो, इसके लिए दलिया बना दो, मैं खिला दूंगी। श्रेया किचन में जाती है और चारों तरफ देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि दलिया कैसे बनाया जाता है। वो फिर सास के पास आती है। माँ जी, दलिया कैसे बनाई जाती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैरानी है, तुम्हें तो दलिया काफी पसंद है ना बहू, तुम्हें दलिया बनाना नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? श्रेया कुछ नहीं बोलती है। तुम किसी काम की नहीं हो। दलिया बनाना तो रोहन को भी मैंने सिखाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। श्रेया अपनी माँ की बुराई सुनकर शांत हो जाती है। उससे गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करती, बच्चे के पोषण का सवाल था। मुझे तुम्हारा वो वक्त भी याद है जब हम तेरी तबीयत खराब थी, तुमसे मैंने खाना बनाने के लिए बोला था और तुमने साफ मना कर दिया था। मैं चाहूँ तो आज तुम्हें मना कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने पोते से प्यार है। सास श्रेया को दलिया बनाना सिखाती है। अब ये क्या मुझे हमेशा करना होगा? क्या हम ये करने के लिए एक नौकरानी रख लें? तुम्हारी मर्जी है, नौकरानी रख लो। वैसे सुना है पड़ोस की नौकरानी बच्चे को कम खिलाती थी और खुद ज्यादा खाती थी। बच्चा सोता नहीं था तो 2-4 थप्पड़ भी लगा देती थी। अगर तुम अपने बच्चे को ऐसे पालना चाहती हो तो रख लो नौकरानी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। श्रेया को रोना आ जाता है। सास के ताने उसके कानों में गूंजते हैं। रोते रोते श्रेया अपनी माँ को फोन करती है और सास की सारी बात बताती है। वैसे तो तुम मेरी बेटी हो, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी सास का मन तुमसे हट चुका है, क्योंकि तुमने कभी उन्हें बहू वाला प्यार दिया ही नहीं। तुम उस घर में ऐसे रही हो जैसे कि किसी पेइंग गेस्ट की तरह। मेरे भी लाख समझाने पर तुमने घर का काम नहीं सीखा। अब बात तुम्हारे बच्चे पर आ गई है तो देख लो तुम्हें क्या करना है। माँ भी ये बोलकर फोन रख देती है। श्रेया को ना माँ का साथ मिलता है और ना ही सास का। वो परेशान हो जाती है कि अब करे तो क्या करे। कुछ दिन बाद श्रेया का बच्चा फिर बीमार हो जाता है। श्रेया उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। अरे, इसे तो इन्फेक्शन हो गया है। आप इसके आसपास की जगह को साफ नहीं रखती? बस कभी कभी वक्त मिलता है तो नौकरानी साफ कर देती है। अरे कैसी माँ हैं आप? सिर्फ उसके आसपास की जमीन ही नहीं, इसके कपड़े, इसके खिलौने सब साफ करना है। कहाँ से कीटाणु इसके मुंह में चले जाए पता नहीं चलेगा। श्रेया बच्चे को लेकर घर आती है। वो परेशान सी रहने लग जाती है कि क्या करें।
कमरे को देखती है तो पूरा कमरा बिखरा होता है। माँ जी, कोई नौकरानी है जो मेरा कमरा साफ कर दे? अभी तो कोई नौकरानी नहीं है, तुम खुद ही साफ कर लो। मैं कैसे साफ कर लूं? मुझे तो सफाई करनी नहीं आती। तो फिर गंदे में रखो अपने बच्चे को, आए दिन इसे बीमार करो, मैं क्या बोल सकती हूँ। रोहन बच्चे को उठाकर कमरे से बाहर जा रहा होता है कि तभी, क्या बात है, मुझसे नहीं पूछा मेरा दिन कैसा रहा? आज मुन्ने को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। रोहन ये सुनकर परेशान हो जाता है। डॉक्टर के पास क्यों? क्या हो गया? वो घर में गंदगी की वजह से। श्रेया सारी बात रोहन को बताती है। और इस घर में किसी को बच्चे की नहीं पड़ी है, तुम्हारी माँ ने साफ हाथ खड़े कर दिए। हाँ, तो तुम भी तो हाथ खड़े कर देती हो। वैसे भी इतनी गंदगी है कमरे में, मैं खुद यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरा बच्चा कैसे रहा होगा? वैसे तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही कुछ करता हूँ। रोहन कमरा साफ करता है, बच्चे के लिए खाना बनाता है और कमरे से बाहर ले जाकर माँ के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। श्रेया परेशान हो जाती है। वो बाहर देखती है तो माँ रोहन दोनों मिलकर चाय पी रहे होते हैं। मुझे कोई एक कप चाय तक नहीं पूछता है कि इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। आज मैं भी साफ कह दूंगी कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। बच्चा केवल मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं मॉडर्न मॉम हूँ। श्रेया पति और सास के सामने साफ कह देती है कि वो अब बच्चे के लिए घर में नहीं रुकेगी। सास रोहन की ओर देखती है। कर लो ज्वाइन, तुम्हें किसने मना किया है? और वैसे भी हमारे बोलने पर तुम थोड़ी ना बच्चा देखोगी। रोहन, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अगली रोज सुबह सुबह घर की बेल बजती है। सामने खूब सुंदर लड़की आकर खड़ी होती है। अरे रोहन, इतनी प्यारी सी कौन है ये? माँ, ये मेरी दोस्त है। मैंने इसे मुन्ने की बात की तो इसने कहा ये सब संभाल लेगी। ये भी नौकरी करती है माँ, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए ये अब यहीं रहेगी। माँ, ये बहुत अच्छे से संभाल लेगी। श्रेया ये सब देख रही होती है, लेकिन अकड़ के मारे श्रेया कुछ नहीं कहती और ऑफिस चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो, अरे वाह तानिया, तुम तो बहुत कमाल की लड़की हो। कैसे तुमने मुन्ने को एक ही दिन में अपना दीवाना कर दिया। वैसे तो मैं भी तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। घर अब घर लग रहा है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। रोहन की शादी के बाद मैंने सोचा था कि मुझे घर में रसोई में एक साथी मिल गई, लेकिन आंटी जी, मैं रोहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे अरेंज मैरिज करनी थी। वो सोचता था कि ऐसे में उसे घरेलू लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। काश। खैर, तुम नौकरी के साथ घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो। अरे कहाँ, रोहन भी तो घर आकर कितना काम करता है। हाँ, मैंने उसे घर का सारा काम सिखाया है। वो बहुत अच्छा है। वैसे मॉडर्न होकर भी तुम में एक अच्छी बहू की सारी क्वालिटी हैं। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। अरे श्रेया, यहाँ छुपकर क्यों खड़ी हो? मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मॉडर्न सोच इतनी खराब निकलेगी कि मुझे अकेला ही कर देगी। मैं अपनी खुशी, अपना परिवार किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती। मैं अब नौकरी नहीं करूंगी, करूंगी भी तो सब मैनेज करूंगी। मुझे माफ कर दो। सास श्रेया को गले लगा लेती है और तान्या वो रोहन को आंख मारती है। वैसे तान्या को मैं नहीं जानता, उसे मैंने एक दिन के लिए हायर किया था घर के काम के लिए, जिससे तुम्हें यह एहसास हो जाए कि बहू का धर्म क्या होता है।